पिछले कई टाइम से हमें बांग्लादेश के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है वो इंडिया के खिलाफ किए जा रहे हैं और कई जगहों पर ये प्रोटेस्ट हैं पूरी तरह से वायलेंट भी हुए हैं। ये स्टोरी का स्टार्ट होता है 11 दिसंबर के बाद से, जब बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो ये अनाउंस करती है कि आज से 2 महीनों के बाद मतलब 12 फरवरी को जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ये जो इलेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2024 को जो रेवोल्यूशन आई थी बांग्लादेश की उसके बाद से ये पहले इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं और इन इलेक्शन को बांग्लादेश की जो फ्यूचर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। लेकिन इस इलेक्शन की अनाउंसमेंट के एक दिन बाद ही बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा अटैक सामने आता है उस्मान हादी के ऊपर। अगर आप नहीं जानते, उस्मान हादी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक बड़े पॉलिटिकल फेस बनकर निकले थे इस रेवोल्यूशन के बाद। 2024 की जो रेवोल्यूशन थी उसके अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल फेस थे वो, तो उसके बाद से वो एक बड़े पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे और उनकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी थी। ये अटैक उस वक्त होता है जब उस्मान हादी जो है वो दिन के टाइम 2:25 के आसपास मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो उस टाइम पर जो है 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पर जो इन पर फायरिंग खोल देते हैं। अब इस फायरिंग के अंदर जो है उनके सर में भी एक गोली लग जाती है। उसके बाद उन्हें एक मेडिकल कॉलेज था वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्हें पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड उसके बाद एवर केयर नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल था वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वहां पर जो रैपिड फोर्स थी वो भी शायद इसके अंदर शामिल थी और उसने सीसीटीवी जो थी उसको पहले पब्लिक किया और उसके अलावा ये कहा कि हम लोगों को पैसे देंगे अगर हमें इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन देता है और उसके अलावा 20 के करीब इस केस से लिंक जो लोग थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद 15 दिसंबर को जो है उस्मान हादी को जो बांग्लादेश से सिंगापुर शिफ्ट कर दिया जाता है आगे ट्रीटमेंट के लिए और 18 दिसंबर को जो है वो उस्मान हादी की जो है आईसीयू के अंदर डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है बड़े लेवल पर हमें बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो देखना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि उस्मान हादी पिछले कई टाइम से वो ये कह रहे थे कि उनको असैसिनेट किया जा सकता है, उन पर कोई अटैक किए जा सकते हैं और इस वजह से जब उन पर अटैक हुआ है तो क्यों गवर्नमेंट उनके खिलाफ जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकी और उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। केयर टेकर गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लिया गया। लोगों ने कहा कि पिछले 1 साल से तुम गवर्नमेंट में हो और तुम लोग जो है वो लोगों को सिक्योरिटी ही नहीं दे सकते, इसलिए लोगों ने कहा कि होम मिनिस्ट्री जो है और वहाँ की जो लॉ मिनिस्टर हैं वो अपनी पोस्ट से रिजाइन भी करें। इसके बाद जो है इंडिया के खिलाफ भी लोगों का जो सेंटीमेंट है वो जाग उठा और लोगों ने कहा कि इस असैसिनेशन के पीछे जो है वो इंडिया है उसका हाथ हो सकता है और वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश जो है वो एक आज़ाद इलेक्शन कंडक्ट कराए, क्योंकि कई बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि इंडिया जो है वो उनकी इलेक्शन के अंदर दबाव डालता है या अपने इन्फ्लुएंस के नीचे ये इलेक्शन करवाना चाहता है। बाद जो लोग हैं वो इंडिया से रिलेटेड चीजों को वहां पर तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे वहां पर 2 न्यूज़पेपर थे, एक द डेली न्यूज स्टार है और दूसरा है प्रथम ऑलो नाम से। ये दोनों न्यूज़पेपर जो है इन्हें इंडिया के काफी ज्यादा करीब समझा जाता है, इसलिए लोग जो है वो इनकी बिल्डिंग्स के अंदर घुस गए, वहां पर तोड़-फोड़ की। वहां पर जो वहां का जो जर्नलिस्ट वगैरह थे वो तो वहां पर छुप गए थे, चलो उनकी जान बच गई। इसके बाद एक बड़ा केस सामने आता है दीपू का। अब दीपू एक हिंदू आदमी था, इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि इसने ब्लास्फेमी की है और होता यह है कि अब ये ना एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था दीपू, वहां पर इसका कोई दोस्त था, उसने इल्जाम लगा दिया कि इसने मोहम्मद रसूल सल्लम के बारे में गुस्ताखी की है। ठीक है, लोग जो है दीपू को घर से घसीटते हैं, निकाल के लाते हैं एंड देन उसको जो है सड़क में मतलब एक दरख्त के साथ बांध के आग लगा दी जाती है, मतलब जिंदा आदमी को जला दिया जाता है, मतलब उसको मार दिया और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई पता नहीं किया सच में उसने किया था नहीं किया था, बट उसको उठाकर मतलब मार दिया गया। ये सेम तरह की सिनेरियो हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर, जब इस तरह का कोई केस हो जाता है ब्लास्फेमी से रिलेटेड, तो इसी तरह का अग्रेसिव माइंडसेट वहां पर भी देखने को मिला। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के बाद ये जुल्म करने की क्या जरूरत है, एक आदमी तुम्हारा क्या कर ले, ये किस चीज का डर है, किस चीज का डर है, मुझे ये समझ नहीं आता। लेकिन ये काफी ज्यादा तकलीफदेह खबर सामने आती है। इसके बाद इस दीपू के इंसिडेंट के बाद इंडिया के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं, बांग्लादेश के अंदर जो एक नेशनल सिटीजन एक पार्टी है वो ये डिमांड करती है कि जो इंडिया का हाई कमीशन है उसे बंद कर दिया जाए और वीजाज जो है उसको भी कुछ टेम्परेरी जो है उसको भी बंद कर दिया जाए। अब इसके बाद क्या इंसिडेंट होता है, इसके बाद जो
जो ये नेशनल सिटीजन जो पार्टी थी ना, इसके एक मेंबर था मुतलिब नाम से, उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाता है एंड उसकी भी जान चली जाती है। मतलब हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि जब से ये इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके बाद वन बाय वन जो वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी किलिंग की जा रही है और इसका इल्जाम जो है इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत से सवाल पैदा होते हैं, क्या सच में इंडिया इसके पीछे इन्वॉल्व है, क्या इंडिया का हाथ इन असैसिनेशन के पीछे है या नहीं है, और हिस्टोरिकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल आ जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और आज के टाइम जो भी प्रोटेस्ट या सब कुछ जो चीजें चल रही हैं वो ज्यादातर जो है वो बांग्लादेश के अंदर इंडिया से रिलेटेड है। अब उसका एक बड़ा रीजन ये है कि पिछले कई टाइम से जो नई पॉलिटिकल लीडरशिप आई है वो सारे के सारे जो है वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं, इंडिया के खिलाफ कैंपेन्स चलाते हुए और अलग अलग जो है स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं। और ये जो है ये पिछले कई टाइम से जो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो बांग्लादेश के अंदर एक बड़े लेवल तक बढ़ चुका है और इसके बहुत सारे रीजन भी हैं। अब कई जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने कहा कि हम जो है वो एक आजाद बांग्लादेश चाहते हैं, जो इंडिया हमारे पॉलिटिकल चीजों के अंदर इंटरफेयर करता है हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा कई लोगों ने ऐसे कंट्रोवर्शियल से जो है वो मैप सामने किए, कई लोगों ने इंडिया के जो पार्ट्स थे उनको छीनने की बात की और ग्रेटर बांग्लादेश की, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री मौजूद है कि ऐसा क्यों हो रहा है आज के टाइम। अब इसका हिस्टोरिकल केस ये है कि जब तक बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का पार्ट था तो तब तक तो बांग्लादेश के अंदर जो है ना वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट ही रहा करते थे, लेकिन जब पाकिस्तान का कट आउट हुआ और बांग्लादेश बन गया तो उसके अंदर ये दोनों जगहों पर ना बड़ा चेंज आ गया था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा चेंज ये आ गया कि वेस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा जो सेंटीमेंट था वो ये बन गया था कि हम पूरी तरह से एंटी इंडिया हो गए थे और हमने कहा कि इंडिया से बढ़कर हमारा कोई दुश्मन नहीं है क्योंकि इस मुल्क ने हमारा मुल्क काटा है, हमारा मुल्क तोड़ा है, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा, तो इसलिए हमारे यहाँ जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट थे वो एक बड़े लेवल पर पहुंच गए और हमने उसके बाद इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाई। हमने उसके अलावा न्यूक्लियर के ऊपर कहा, हमने कहा हम घास खाएंगे लेकिन हम लोग न्यूक्लियर बनाएंगे और लोग हम पर हंसते हैं कि हमने घास खाकर और न्यूक्लियर की बात की थी, लेकिन हमें अपनी आज़ादी चाहिए थी, हमें इंडिया से सच में एक आज़ादी चाहिए थी कि वो किसी तरह से भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस अपना ना रख सके। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के केस में ऐसा नहीं था। वहां पर ये हुआ कि वहां पर मुजीब की गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, वो पूरी तरह से एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी और एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब स्टार्ट में जो था वो उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा भी था क्योंकि बांग्लादेश को उन्होंने रिकॉग्नाइज भी कर लिया था एज अ कंट्री। पहली कंट्री इंडिया थी जिसने रिकॉग्नाइज किया, उसके अलावा यूएन के अंदर मदद की थी, कई ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, कई फ्रेंडली एग्रीमेंट्स भी साइन किए थे। तो स्टार्ट में बांग्लादेश की ये काफी फायदेमंद था कि वो उस टाइम पर वो इंडिया के साथ रहता, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को होने वाला था। इसके बहुत सारे रीजन थे। आज के टाइम बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ना बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पानी का एक क्राइसिस देखने को मिलता है। कई जगहों पर उनकी जो जमीनें हैं वो सहरा बन चुके हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो पानी आता है ना वो इंडिया से होकर ही आता है और अक्सर बांग्लादेशी इल्जाम लगाते हैं कि जो इंडिया है उनके ऊपर जो पानी है उसकी कमी करता है, उसके अंदर से जो है पानी है वो बहुत ज्यादा कम छोड़ता है बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर पानी की कमी होती है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो वहां पे लोगों के अंदर ये एक सेंटीमेंट रहता है इंडिया को लेकर और कई बार ये भी कहा जाता है कि इंडिया इसे एक पॉलिटिकल टैक्टिक की तरह भी इस्तेमाल करता है पानी को, जैसे कि वो पाकिस्तान के अंदर करता है, बांग्लादेश के अंदर भी सेम तरह से वो चीजें करता है। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर जो दूसरा प्रॉब्लम था वो बॉर्डर का है। बांग्लादेश आज के टाइम पूरा का पूरा जो कंट्री है ना वो इंडिया के अंदर ही है, उसके तीनों साइड से जो बॉर्डर लगता है वो इंडिया से लगता है और एक साइड रह जाती है और तो वो वहां पर समंदर लगता है। इनके बॉर्डर्स को लेकर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर्स हैं ये शेयर करते हैं और उसके अलावा यहाँ पर ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो आर्मी है वो जो बांग्लादेशी लोग हैं उनकी मतलब उनको कत्ल करने के अंदर भी शामिल रहती है। कई जगहों पर जो माइग्रेशन करके जो बांग्लादेशी इंडिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें भी काफी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, बल्कि कई जगहों पर उन्हें घुसपैठिए और घुसपैठिए कहा जाता है कि ये ऐसे घुसपैठिए हैं जो हमारे मुल्क के अंदर आ जाते हैं या आते हैं, तो इस तरह से भी जो बांग्लादेश है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पिछले कई टाइम से कुछ कानून साजियाँ ऐसी की गई, जैसे अगर आपको याद हो सिटीजन एक एक्ट पास किया था इंडिया ने 2019 के अंदर। इस एक्ट के अंदर भी बांग्लादेश को बड़ी बुरी तरह से टारगेट किया गया था। इस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि बांग्लादेश, इंडिया और अफगानिस्तान से अगर कोई भी सिख, हिंदू या क्रिश्चियन इंडिया के अंदर आता है तो उससे तो सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन अगर कोई मुसलमान इन कंट्री से
आता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो माइग्रेंट बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और बहुत सारे मुसलमानों को इस तरह से टारगेट किया गया था। असल में ये टारगेट बांग्लादेश को ही किया गया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तो इतनी माइग्रेशन होती ही नहीं है, ज़्यादातर जो माइग्रेशन होती है वो बांग्लादेश ही होती है, तो उसको इस कानून के जरिए इस तरह से टारगेट किया गया था। तो ये एक गुस्सा भी लोगों के अंदर मौजूद था। उसके अलावा बांग्लादेशी जो लोग हैं वो एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर इस्लाम एक बड़ा सेंटिमेंट है। पिछले कई टाइम से इंडिया के अंदर जो बहुत सारी पॉलिसीज इख्तियार की गई हैं उसकी वजह से भी वहां पर एक अग्रेशन इंडिया को लेकर पाया जाता है। जैसे वहां पर जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उसको लेकर हो, वहां पर जो काओ से रिलेटेड जो मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, वहां पर मुसलमानों को जो टारगेट किया जाता है उसको लेकर, कश्मीरियों का जो उनसे आइडेंटिटी छीन ली गई थी 370 हटाकर वहां पर जो उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई थी उसको लेकर भी लोगों के अंदर एक गुस्सा था। उसके अलावा वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं इंडियन, वो किस तरह से मुसलमानों को ट्रीट करते हैं और किस तरह से वो हिजाब को बैन कर देते हैं, बुलडोज कर देते हैं लोगों के घरों को, और उसके अलावा जो स्टेटमेंट देते हैं इस्लाम के खिलाफ उसको लेकर भी बांग्लादेशियों के काफी ज्यादा इस तरह के सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बांग्लादेशी लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा रहता है कि वो ये कि इंडिया जो है वो उनकी पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस करता है और वहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को फेवर करता है। लाइक ये इसी तरह की सेंटिमेंट है जैसे हम अमेरिका, पाकिस्तानी जो है अमेरिका को देखो कहते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करता है या दूसरी पॉलिसी करता है। तो ये सेम तरह का नैरेटिव वहां पर भी है कि इंडिया जो है वो वहां पर जो है वहां की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। और इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल रही है शेख हसीना कि उन्हें पिछले 2009 से लेकर 2024 में तक 15 साल तक वो पावर में रही और इंडिया उन्हें बैक करता रहा। जबकि जो शेख हसीना थी उनकी जो पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो बहुत बुरी तरह था। उनकी अगर आपको टेन्योर बताऊं तो उनकी टेन्योर के अंदर उनकी जो अपोजिशन पार्टी थी बीएनपी, उसकी 50,000 लोगों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया और उनके खिलाफ 1,38,000 के करीब उनके खिलाफ केसेस किए गए थे। पूरी तरह से उस पार्टी को बल्कि जेलों में इतना भर दिया कि जेलों में जगह ही नहीं थी। तो इस हद से वो एक पॉलिटिकल और एक्स्ट्रा जुडिशियली जैसे किलिंग के भी इल्जाम शेख हसीना के ऊपर लगते रहे, लेकिन इंडिया हमेशा से उसको बैक करता रहा। बल्कि उसके बाद भी जब शेख हसीना के खिलाफ जो रेवोल्यूशन थी वो भी स्टार्ट हुई तो इंडिया ने बाकी जो बांग्लादेशी लोग थे उनको सपोर्ट करने के बजाय, रेवोल्यूशन के स्टार्ट में अगर आपको बताऊं तो हुआ ये कि जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो जो इंडिया की जो मीडिया था उन्होंने ये नैरेटिव फैलाने शुरू कर दिया कि ये एक वेस्टर्न एजेंडा है, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये आम लोग नहीं है बल्कि इंडिया जो है ये मतलब कि अमेरिका है इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे चाइना है, और इस तरह के इल्जाम वहां पर लगाना शुरू कर दिया। और जो आम लोगों की स्ट्रगल्स थी उनके ऊपर कोई बात करना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। इसकी वजह से भी वहां पर काफी ज्यादा लोगों का इंडिया को लेकर एक स्टांस बदला। उसके अलावा इंडिया ने एक कंस्पिरेसीज और स्टोरीज चलाना शुरू कर दी कि जो बांग्लादेशी हैं वो जेनोसाइड कर रहे हैं हिंदूज का। अब ये कुछ केसेस जरूर सामने आए थे कि कुछ हिंदूज को वहां पर टारगेट किया गया था, लेकिन इसका एक रीजन कोई रिलीजियस नहीं था बल्कि पॉलिटिकल था। बहुत सारे बांग्लादेशी जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज को टारगेट किया जा रहा था वो उन हिंदूज को टारगेट किया जा रहा था जो अवामी लीग से ताल्लुक रखते हैं, जो शेख हसीना से ताल्लुक रखते थे, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इंडिया में यह नैरेटिव फैलाया गया कि वहां पर जो है जेनोसाइड किया जा रहा है हिंदूज के खिलाफ और हिंदूज को वहां पर मारा जा रहा है। और बहुत ज्यादा जो इस रेवोल्यूशन के खिलाफ भी है जो इंडियन जो है वो कैंपेन चलाई। उसके अलावा शेख हसीना जब यहाँ पर जो क्रैकडाउन किया था उसको भी पूरी तरह से जो है इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। हसीना शेख जो है जो भी जुल्म कर रही थी उसको वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। अब हसीना शेख ने यहाँ पर 1500 के करीब लोगों की जान ले ली थी इस रेवोल्यूशन के क्रैकडाउन करते हुए, लेकिन इंडिया पूरी तरह से उसे सपोर्ट करता। बल्कि जब शेख हसीना यहां से निकलकर भागी तो वो इंडिया चली गई और इंडिया ने उसको एग्जाइल में मतलब अपने प्रोटेक्शन दी। कई टाइम से बांग्लादेशी लोग ये कह रहे हैं कि आप शेख हसीना को वापस भेजो। अब तो उसके खिलाफ सजा भी सुना दी गई है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया जो है वो शेख हसीना को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये एक रीजन भी एक वो बड़ा रीजन बन जाता है। उसके बाद भी जो इंडिया की जो रिपोर्टिंग थी वो हमेशा से बांग्लादेश के खिलाफ हो गई। और उसके अलावा अगर आप देखें जयशंकर, अगर आप जानते हैं इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जी कि हम बांग्लादेश को सिग्नल देंगे कि हम कैसे उनको पता है काम डाउन करते हैं ये वो। उन्होंने इस तरह की लाइंस भी बांग्लादेशियों के लिए यूज की और उन्होंने कहा, और बहुत सारे इंडियंस पिछले कई टाइम से कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश के अंदर जो है वो हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट्स चलाई जा रहे हैं। इसके ऊपर भी बांग्लादेशी लोगों का स्टांस ये है कि इंडिया जो है जब तक शेख हसीना मौजूद थी कुछ भी हो रहा था वो इसको बुरा नहीं समझते थे, लेकिन शेख हसीना उनकी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी चली गई है
तो उसके बाद से वो बांग्लादेश को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर ये सेंटीमेंट इसलिए भी है कि जब से बांग्लादेश ने एक आजादाना जो है वो फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की है, जब आजादाना फैसले करना स्टार्ट किया है, तो इंडिया उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। जब से उसकी मर्जी की हुकूमत हटी है तो वो बड़े लेवल पर वहां पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इंडिया के ऊपर ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको टारगेट कर रहा है, जो प्रो इंडिया नहीं है, इंडिया के खिलाफ है, उनको टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी के टाइम में बांग्लादेश की जो लीडरशिप है उसे सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और एंटी इंडिया से ज्यादा उसे फोकस ये करना चाहिए कि उसका जो कानून साजी की जा रही है वहां पर उसको प्रॉपर तरीके से हो जाए, और जो मुल्क है वो कुछ हद तक स्टेबल हो जाए, और उसके बाद जो है वो चीजों को जो है वो लेकर चला जाए कि हमने किसके साथ स्टांस करना है, किसके साथ बैलेंस करना है, क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले ये चीजें करते हैं तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सका और चीजें सही तरह से डेवलप ना हो सकी, तो आने वाले टाइम में ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के अंदर जो उन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं उसके लिए काफी ज्यादा